कल हम लोग पार्ट 2 का 1 से 30 तक हो चुका था, आज उससे आगे करना है। ये हो चुका था 30 नंबर, अब 31 नंबर से करना है। 31 का क्या है क्वेश्चन? पार्टी पावर मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के अनुसार किस समय से विवेकाधीन निधि से अनुदान भुगतान अनुमोदित नहीं किया जाएगा? आचार संहिता समझते हैं जब किसी राज्य में चुनाव होना होता है या देश में, और यदि जब उस समय जब चुनाव आयोग जब चुनाव की घोषणा कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? आचार संहिता लागू हो जाता है। आचार संहिता लागू होने के बाद क्या होती है? अब सरकार वहां उस राज्य की या देश की सरकार अंतरिम सरकार के रूप में हो जाती है। कार्यपालिका शक्ति अधिकांशतः किसके पास रहती है? चुनाव आयोग के पास रहती है। चुनाव आयोग अधिकारियों का तबादला भी करा सकते हैं, और सरकार अब सिर्फ नाम मात्र का है, अंतरिम सरकार है, और उनको नई योजनाओं को लाने का, नई प्रकार की घोषणा करने का भी पावर छीन लिया जाता है, बशर्ते कोई आपात घटना ना घटा हो। जैसे अब चुनाव के दौरान भूकंप आ गया हो, बाढ़ आ गया, तब उसमें जनता को कुछ राहत करने का कार्य है तो वो तो बेशक करेंगे ही, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो सवाल है, पार्टी पावर मंत्रियों और अधिकारियों के लिए भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के अनुसार किस समय से विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान अनुमोदित नहीं किया जाएगा? यानी किसी प्रकार का सैलरी नहीं बढ़ाया जाएगा, किसी प्रकार का कोई नया जनता को योजना नहीं लाया जाएगा, कोई खर्च नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसका पहला विकल्प है चुनाव शुरू होने से 24 घंटे पहले। दूसरा विकल्प आयोग द्वारा समय चुनाव की घोषणा की गई हो, यानी कि जब आयोग ने चुनाव की घोषणा किया है। तीसरा विकल्प है चुनाव शुरू होने से 36 घंटा पहले, यानी 3 दिन पहले। चौथा विकल्प है चुनाव शुरू होने से 48 घंटा पहले। पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ख नंबर, यानी कि चुनाव शुरू हो चुकी है, जिस समय चुनाव की घोषणा कर दिया गया उसी समय से आचार संहिता लागू हुआ। अब सरकार क्या हो गई? एक कह सकते अंतरिम सरकार है, नाम मात्र सरकार है। अब अधिक सरकार किसी भी प्रकार की योजना, किसी प्रकार के अनुदान सरकार के कोष से नहीं कर सकती है खर्च। अब कार्यपालिका की शक्ति किसके हाथ में आ जाती है? कार्यपालिका शक्ति भी आ जाती है चुनाव आयोग के हाथ में। सरकार अब किसी अधिकारी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वह अब चुनाव आयोग करेंगे। बत्तीस नंबर का क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आचार संहिता के अनुसार वे मतदान के करीब तय किए गए घंटे के साथ समाप्त होने वाले डैश घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। यानी कि सवाल पूछा जा रहा है कि आचार संहिता के अनुसार मतदान का जो तारीख है उससे कितना घंटा पहले से वह सार्वजनिक मीटिंग बंद हो जाती है, जैसे प्रचार करना, रैली निकालना, ये सब बंद हो जाती है। इसका विकल्प है पहला 12 घंटा, दूसरा 24 घंटा, तीसरा 36 घंटा, चौथा 48 घंटा। इसका सही जवाब है 48 घंटा। आप देखते होंगे जब भी इलेक्शन होती है 2 दिन पहले ही क्या होती है? अंतिम रैली होती है। 2 दिन पहले रैली किया जाता है, उसके बाद वह रैली नहीं होगी।
एक्चुअली होता क्या था पहले, एक कहावत थी गांव में, आज भी ये, हालांकि मुखिया इलेक्शन में आज भी ये चलती है। कहावत है कि जो इलेक्शन का जो रात होता है ना, वही बोले सबसे इम्पोर्टेंट रात होता है। जैसे कल सुबह यदि मतदान होगा, सुबह अगर मतदान है, तो सुबह से पहले का जो रात होता है, ये कहा जाता है सबसे इम्पोर्टेंट रात है। जो उम्मीदवार इस रात को जितना ज्यादा मेहनत किया, वो उसका जीतने का चांस ज्यादा है। इसमें किया क्या जाता था, रात को पकड़ा, जो भी इसको मिला, खासकर जेंट्स में पकड़ा, शराब पिलाया, मांस या मुर्गा या जो भी होता है नॉन वेज में, और अगर कोई वेज में है तो उस हिसाब से दिया, शराब पिलाया, जो किसी को रुपया भी दे दिया। अब वो क्या कर दिया, अब रात में दिया है, अब वो उसका बंधित हो गया। एक्चुअली आप जिनके साथ मान के चलिए, अभी आप रात को जो व्यक्ति है उसके साथ बैठ करके आप अच्छा से शराब पी रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जेब में वो आपको 500 रुपया भी दे दिया, तो कम से कम अभी उसका नशा उतरने में तो 24 घंटा लगेगा। इस 24 घंटा में आप उसको वोट डाल के आ गए। अब वैसा अगर वो 10 आदमी के पीछे किया है, तो 8 आदमी जरूर वोट देगा, 2 आदमी होगा जो कि हो सकता है बेईमानी कर ले। तो ये सोच करके ये पहले चलता था। उसके बाद क्या होता था, इसमें क्राइम भी होता था। क्राइम क्या होता था, एक उम्मीदवार है, दूसरा उम्मीदवार है, अब ये वाला उम्मीदवार क्या सोच रहा है, आज रात इसको प्रचार करने मत दो, इसका छीन छीन लो, इसका जो सामान है छीन लो, रुपया पैसा छीन लो, या इसको मारपीट करके घर में बंद कर दो। ऐसा भी होता था, घर में ही बंद कर दिया मारपीट करके, और ये अपना प्रचार कर लिया। ऐसा भी होता था। तो ये सब चीज को देखते हुए भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये सब किया गया। इसे मेंस में क्वेश्चन भी आता है, निर्वाचन आयोग द्वारा स्वच्छ निर्वाचन के लिए किस प्रकार कौन कौन से सुधार किए गए हैं, उनका वर्णन करें। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है, हालांकि शायद 64वीं 63वीं ऐसे कभी आया है। तो इस पे ध्यान, ये सब चीजों पर ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, 48 घंटे, यानी 48 घंटे के पहले से वो सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। भारत के दूरसंचार नियामक और प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है। इसका पहला विकल्प है, ये ट्राई की बात किया जा रहा है, पहला विकल्प है 1997 भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा, दूसरा है 2001 भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश, तीसरा है 1997 कानून द्वारा संसद, यानी संसद द्वारा कानून, 2001 कानून द्वारा संसद, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ग नंबर 1997 संसद द्वारा कानून करके लाया गया, बनाया गया। अगला सवाल है 34 में, भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को भी कहा जाता है। भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है और क्या कहा जाता है। पहला विकल्प है पूर्वी ब्लॉक, दूसरा है पश्चिमी ब्लॉक, तीसरा है उत्तरी ब्लॉक, चौथा है दक्षिणी ब्लॉक, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है उत्तरी ब्लॉक। अब चलते अगला सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला है 110, दूसरा है 111, तीसरा 112, चौथा 113, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ख नंबर 111। 111 संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इससे पहले भी इसका चर्चा किसी और विधेयक में किया गया था, संशोधन विधेयक में 103 है या 105 है, कहीं है जिसमें किया गया। इससे संबंधित नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को पॉलिटी में, अगर पीटी फैक्ट्स में जाएंगे तो वहां इसका वर्णन मिल जाएंगे। 36 में क्वेश्चन है,
भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार भारत में द्वैत शासन यानी द्वैत शासन के रूप में जाने जाने वाला एक सिस्टम पेश किया गया था। द्वैत शासन इसी को कहा गया था, डबल रूल। अब कह रहा है ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम में क्या था, इसमें बताया गया था कि विभिन्न विषयों के क्षेत्र में विभाजित किया गया था, डैश विभाजित किया गया था, तो यानी किसमें विभाजित किया गया था इस सिस्टम में, विभिन्न विषयों के क्षेत्र किसमें विभाजित किया गया था, किस किस विषय में। जैसे अभी संविधान में है ना, अभी हमारे यहाँ जितने भी है 7वीं अनुसूची के अनुसार 3 विषय है, संघ सूची है, सारे विषयों का 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये कहा जा रहा है कि 1919 में जो द्वैत शासन के रूप में जो आया था पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 में, तो इसमें कितने सूचियों में, प्रत्येक विषय के क्षेत्र को कितने सूचियों में विभाजित किया था। पहला विकल्प है केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, दूसरा विकल्प है आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय, तीसरा विकल्प है निहित विषय अपशिष्ट विषय, चौथा विकल्प है सामान्य विषय या समवर्ती विषय, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। आरक्षित विषय स्थानांतरित विषय से मतलब है, इसके का मीनिंग है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो कि ब्रिटिश सरकार अपने पास रखे थे, यानी उससे संबंधित जो भी फैसला होगा वो कौन लेंगे, गवर्नर लेंगे। वो उसका डिसीजन कौन लेगा, तो गवर्नर लेंगे, गवर्नर जनरल लेंगे। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं, उस समय हालांकि वायसराय आ चुका था और नीचे गवर्नर थे हर प्रांत का अपना, तो गवर्नर लेते थे या वायसराय जनरल लेंगे, यानी कार्यपालिका लेंगे। लेकिन कुछ विषय है जिनको विधायिका के द्वारा होंगे, यानी मंत्रिमंडल लेंगे, इसको स्थानांतरित कहा गया है। अगला सवाल है 37 नंबर में, 37 में है, सेवा का अधिकार। सेवा का अधिकार निम्नलिखित बिलों या अधिनियमों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सेवा का अधिकार किस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण विधेयक, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिनियम, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में यूपीए सरकार के द्वारा लाई गई थी। सूचना का अधिनियम एनडीए सरकार द्वारा 2002 में लाई गई थी और इसी को अपग्रेड करके बनाया गया सूचना का अधिकार, इसको याद रखिएगा। तो कहा गया सेवा का अधिकार, सेवा का अधिकार इनमें से किसके पास, किस महत्व अधिनियम का हिस्सा है। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण अधिनियम, गौ में है सूचना का अधिकार अधिनियम, गौ में सूचना का अधिनियम, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है सूचना का अधिकार अधिनियम। अब हम लोग अगला सवाल में आते हैं। राज्य और केंद्र के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्रावधान संविधान का हिस्सा है, जिसके तहत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। राज्य और केंद्र के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्रावधान संविधान का हिस्सा है, जिसके तहत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। इसका विकल्प है, यानी किस अनुच्छेद से है, सवाल में है अनुच्छेद पूछा जा रहा है कि राज्य और केंद्र के बीच जो राजस्व को जो साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए जो वित्त आयोग रखा गया है, ये वित्त आयोग का प्रावधान किस संविधान में किसका हिस्सा है। इसको डायरेक्ट भी पूछ सकता है, वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका विकल्प है 265, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 274, अनुच्छेद 280, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है
280 280 में वर्णन किया। ये क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी में भी पूछ चुका है। वहां सीधा पूछा था वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा करके भी दे देता है। अगला क्वेश्चन है अफस्पा, AFSPA, जिसको अफसा, इसको कहा जाता है अफशा, अफस्पा। ये एक्ट है, ये कहां पर लगाया गया था? अफसा को कहां पर पहली बार लगाया गया था अफसा को? तो इसका विकल्प है मणिपुर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर राज्यों, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका सही जवाब है पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था पहली बार। अभी भी वहीं पे अक्सर इसको लगाया जाता है। इस एक्ट के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक वर्णन ब्लॉग्स में मिल जाएंगे, वहां पढ़ लीजिएगा। ये टेरर को रोकने का एक एक्ट है। और ये किसी खास क्षेत्र में लगाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि अब सारे पूर्वोत्तर राज्य में जितने राज्य है सब में लगे, कुछ खास क्षेत्र में। जैसे अब असम है तो असम का किसी एक जिला में लगा दिया गया, पूरे स्टेट में लगाने की जरूरत नहीं है। ये किसी एक खास क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। अगला सवाल है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? विकल्प है 17, 19, 21, 22। इसका सही जवाब, पांचवा विकल्प सबको पता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है 22। 22 कुल 8 भाषा है। कौन कौन सा है इसका वर्णन कर देते हैं। ऐसे ही जो टेस्ट वेबसाइट में टेस्ट सीरीज बना रहे उनको वहां आंसर की में मिल जाएगा, यहां भी लिख देते हैं। पहला है असमिया, दूसरा है उड़िया, तीसरा उर्दू। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, पांचवा कश्मीरी, छठा कोंकणी, सातवां गुजराती, आठवां डोगरी, नौवां तमिल, 10वां तेलुगु, 11वां कौन सा है? 11वां है नेपाली। नेपाली भी एक भाषा है। 12वां है पंजाबी, 13वां है बांग्ला। ये नंबरिंग आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, एक्चुअली मेरे पास जिस हिसाब से उसी हिसाब से हम बोल रहे हैं। बोडो, 15वां मणिपुरी, 16वां मराठी, 17वां मलयालम, 18वां मैथिली, बिहार की भाषा है। 19वां संथाली, और 20वां संस्कृत। 21वां है सिंधी। एक चीज को गौर किए होंगे, 22वां हिंदी। एक चीज को गौर कीजिए, अंग्रेजी कहीं भी नहीं है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है। जैसे यूपीएससी में एक शेड्यूल लैंग्वेज चुनना पड़ता है मेंस में, जिसका आपको एग्जाम देना, जैसे हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, एक शेड्यूल लैंग्वेज भी चुनना पड़ता है जिनका कि एग्जाम देना पड़ता है। तो ये जो एग्जाम देना पड़ता है शेड्यूल लैंग्वेज का,
तो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं शेड्यूल लैंग्वेज में भी इंग्लिश ले सकते हैं क्या? खासकर जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनको हिंदी टफ लगता है, खासकर बिहार यूपी के हिंदी टफ लगता है, इधर आता नहीं है ज्यादा। कुछ जो मैथिली क्षेत्र के होते हैं वे लोग मैथिली लेते हैं, और मैथिली में ऑप्शनल भी वे लोग ले लेते हैं, तो उसको वहां और अच्छा हो जाता है। तो इसमें पूछ लेते हैं बहुत स्टूडेंट, तो असल में उनको ये पता ही नहीं है, वो यूपीएससी करने जा रहा है लेकिन उसको ये पता ही नहीं है अभी तक कि अंग्रेजी विदेशी भाषा है भारत में, इसका शेड्यूल लैंग्वेज में कहीं स्थान ही नहीं, 8वीं सूची में कहीं स्थान इसका नहीं है। भोजपुरी का भी डिमांड हो रहा है कि भोजपुरी को इसमें शामिल किया जाए, हालांकि अभी तक ऐसा सरकार की ओर से कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ एक डिमांड है। पार्ट 2 का में कितना क्वेश्चन है? टोटल 40 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 पार्ट 2 मिला करके 40 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पार्ट 3 की ओर चलेंगे। आवाज जा रही है सभी को? ये सर आ रही है। तीसरा पार्ट का पहला क्वेश्चन, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? यानी मतदान को निगरानी करने का प्रणाली। पहला विकल्प गोवा, दूसरा मणिपुर, तीसरा असम, चौथा त्रिपुरा, पांचवा सबको पता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा गोवा। गोवा में ही पहली बार मतदान निगरानी प्रणाली लागू की गई। कितने लोग मतदान दे रहे हैं, कितने लोग नहीं दे रहे, किस क्षेत्र के लोग दे रहे हैं, किस क्षेत्र के लोग नहीं दे रहे हैं, कितने प्रतिशत वर्ग लोग दिए, महिला कितने दिए, पुरुष कितने दिए, 18 वर्ष से अधिक के लोग कितने मतदान किए, 45 वर्ष से अधिक लोग कितने मतदान किए, ताकि इससे क्या होता है स्पष्ट पता चलता है चुनाव आयोग को कितने कौन से वोट जो है, कौन से जो है किस वर्ग की जनता वोट देने में उत्सुक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, महिला है क्यों नहीं है, क्यों नहीं जा रही है महिला, कम पड़ रही है तो क्या उनको घर से जाना मना है, या फिर उसको वहां सुरक्षा महसूस होते हैं, कुछ भी जो भी है। तो ये पहले गोवा में लागू की गई। दूसरा है केपीएलटी, दूसरा क्वेश्चन है केपीएलटी यानी करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? गोवा, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है असम। ये असम में सक्रिय है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक ये आपको ब्लॉग्स में मिल जाएंगे। क्योंकि इसका इस पे के बारे में ऐसे कोई खास है नहीं, ये सब उतना आता भी नहीं है ये इस तरीके का क्वेश्चन, लेकिन फिर एक जानकारी के लिए दे दिया गया कि इस प्रकार के, मान के चलिए बीपीएससी नहीं अदर एग्जाम में तो आ सकते हैं, तो वहां वर्क आ जाएंगे। तीसरा सवाल है राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक। राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प होना है? यानी कि भूमि को अधिग्रहण, पुनर्वास यानी कि जिसका जैसे बाढ़ हुआ या कुछ भी हुआ, ये जो भूमिहीन है उसको फिर से वास कराना। तो ये पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प है? पहला है विकल्प इसमें राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1896, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1884, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, चौथा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1860, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, जो कि ब्रिटिश इंडिया में आए थे, और हिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। हिस्ट्री में इसके बारे में जब भूमि सुधार पढ़ेंगे
इतिहास में भारत में भूमि व्यवस्था और भूमि सुधार अंग्रेजों के ही समय से, कि किस प्रकार अंग्रेजी शासन में भूमि सुधार किस प्रकार के थे, कौन सा व्यवस्था लाए थे भूमि को लेकर के, रैयतबाड़ी व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं थे, ये सब को वहां पढ़ेंगे क्योंकि इनसे सवाल आते हैं। और उसके समय में कौन कौन सा अधिनियम लाया गया था, भूमि को लेकर के कौन कौन सा अधिनियम लाया गया था, जमीन बंटवारे को लेकर के कौन कौन सा नियम बनाया गया था, ये सब हम लोग को वहाँ विस्तार से पढ़ना है क्योंकि इससे सवाल भी आ जाते हैं। उस दौरान कौन कौन सा आंदोलन आए, ये सब भी आ जाते हैं, वहां इसको विस्तार से पढ़ेंगे। यदि चुनाव के दौरान, चौथा नंबर का सवाल है, ये सवाल थोड़ा ध्यान से रखिएगा, इस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछले 6 साल से इस मुद्दे पर इस देश में काफी बवाल मचा हुआ है। सवाल है, यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? पहला विकल्प, 64 से अधिक प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा विकल्प, दूसरी ईवीएम का प्रयोग होगा। तीसरा विकल्प, इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे। चौथा विकल्प, 2 दिन मतदान होगा। पांचवा विकल्प, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ग नंबर, यानी तीसरा, इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होगा। मतलब कि यदि किसी क्षेत्र में 64 से अधिक प्रत्याशी नामांकन कर दिए हैं तो अब वहां ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होगा क्योंकि ईवीएम में केवल 64 ही इसका जो होता मतदान करने का 64 ही नॉमिनी का मतदान करने का व्यवस्था है। सिर्फ 64 लोगों का ही वहां पर वोटिंग हो सकता है, उसमें सिस्टम ही ऐसा है। अब ऐसा ईवीएम बनाया ही नहीं कि 64 से ज्यादा हो। इस वजह से क्या है कि अगर कहीं पे 64 से ज्यादा होता है तो दूसरा ईवीएम का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, ना ही उसमें किसी को रोक सकता है, ना ही 2 दिन मतदान होगा। ऐसी स्थिति में है कि वहां बैलेट बॉक्स में कराया जाएगा। देखिए, भारत में जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है ऐसे नहीं कि सीधे तौर पे हो रहा है, जो आजकल पिछले 6 साल से विवाद बना के रखा है, बरगलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ईवीएम के लिए पहले परीक्षण किया गया, सबसे पहले इसको एक ड्राफ्ट बना, अधिनियम बना, सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में उस अधिनियम को बनाया गया, फिर उसको 5 राज्यों में लागू किया गया प्रैक्टिकल के तौर पे। जब वहां प्रोजेक्ट के तौर पे देखा गया, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लागू किया और देखा कि नहीं सब कुछ सही है, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट उसका निरीक्षण किया अपने स्तर पर। सब कुछ करने के बाद फिर क्या हुआ, तब सरकार ईवीएम से चुनाव कराने को प्रावधान लाई, अधिनियम लाई, और एक अधिनियम के तहत होता है, इसलिए ईवीएम का अधिनियम को तो एक नोट्स दे देंगे आप लोग को। तो ऐसा, तो उसमें ये उस अधिनियम में ये स्पष्ट कर दिया है कि 64 से अधिक अगर प्रत्याशी होगी तो बैलेट बॉक्स में होगा। यानी कि ये लोग जो चिल्ला रहे हैं अभी ईवीएम को लेकर के, इनको अगर कुछ ना करे, अगर इन रियल में अगर इनको ईवीएम पे शक है तो ये क्या करे, राजनीतिक पार्टी है जब इतना खर्च कर रहे हैं, किसी 10 क्षेत्र में 64 से ज्यादा प्रत्याशी उतार, वहां पर ऑटोमेटिक रूप से जो है वहां पर ऑटोमेटिक रूप से ईवीएम से चुनाव बंद हो जाएंगे। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ईवीएम में रियली में जो सरकार है बन रही है, जो बार बार सत्तारूढ़ पार्टी का चुनाव जीत जाने से, जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है उनके चुनाव जीत जाने से ये लोग जो बार बार ईवीएम का रोना रोते हैं, उससे पब्लिक समझ जाएगी ईवीएम में हेरा फेरी हो रहा है या नहीं हो रहा है। पांचवा है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? पहला विकल्प है अनियमित, दूसरा विकल्प 32, तीसरा 38, चौथा 64 यानी 64, 32, 38, 64, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जवाब अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं, 64 ही होगा। इससे ज्यादा होने पर ही क्या होता है, बैलेट बॉक्स से चुनाव होता है। छठा नंबर है क्वेश्चन का, आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? यानी किसी भी मतदाता के घर से कितनी दूरी में पोलिंग बूथ, यानी जहां उसको वोट डालना है, रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता, यानी उतनी दूरी में उसको एक पोलिंग बूथ बनाना है। विकल्प है 1 किलोमीटर,
2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है 2 किलोमीटर, यानी एक व्यक्ति जितने भी मतदाता है उनके घर से 2 किलोमीटर की दूरी में ही उसको एक पोलिंग बूथ की व्यवस्था करनी होगी। सातवां नंबर है, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? क्योंकि इस बार बिहार में ईवीएम से चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव, तो पंचायत व्यवस्था भी मस्ट है, ईवीएम भी मस्ट है, इसलिए इनसे संबंधित अभ्यास कर लीजिए। और पंचायत से संबंधित आगे के टेस्ट में सिर्फ एक टेस्ट होगा जहां सिर्फ पंचायत से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो 7 नंबर का सवाल है, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? विकल्प है 3840, 2840, 5000 या 6500। पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है 3840। इसके बाद ईवीएम को चेंज कर दिया जाता है, दूसरा ईवीएम लाया जाता है। भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया जाता है? पहला विकल्प है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा विकल्प है डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तीसरा विकल्प है डीआरडीओ और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। चौथा विकल्प है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ख नंबर, डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की मदद से ईवीएम का तैयार किया जाता है और उसको डिजाइन किया जाता है। अगला सवाल है, ईवीएम में पहली बार कब प्रयोग की गई, यानी प्रयोगात्मक आधार पर एक टेस्ट किया गया, पहली बार कब किया गया कि ईवीएम से वोट कराना सही है या नहीं है? रेगुलर स्तर पे नहीं, बस एक टेस्ट के लिए, एक प्रयोग के लिए। इसका सही जवाब है, इसका पहले विकल्प देखते हैं। क में है 1989 से 90, ख में है 1992 से 93, ग में 1998 से 99, घ में 2002 से 3, अंघ में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है क नंबर, 1989 से 90, यानी 1989 से 90 में इसको कराया गया था। 5 क्षेत्रों में इसको पहले कराया गया, फिर कुछ राज्यों में कराया गया, फिर जाके पूरे इंडिया में इसको लाया गया। और इस बीच न्यायालय का इस पे नजर रहा, न्यायालय के द्वारा न्यायालय के संरक्षण में इसका प्रयोग किया गया था। एक चीज और बता देना चाह रहे हैं कि देखिए, जो इलेक्शन होते हैं, चाहे निर्वाचन आयोग जो भी इलेक्शन करवाते हैं, और इसका जो ईवीएम होता है और अदर जो ईवीएम होता है, जैसे यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ या अन्य चुनाव हुआ जिसको में निर्वाचन आयोग से कोई मतलब नहीं है, दोनों में एक अंतर है, दोनों का ईवीएम में अंतर होता है, उनका डिजाइन अलग होता है। जैसे कभी कभी देखिएगा यूट्यूब में आ जाएगा ईवीएम लेके, देखिए ईवीएम हैकिंग होता है और वह दिखाने लगेगा। तो जिसके कारण क्या हुआ, जब शुरुआत बीच में बहुत ज्यादा हुआ तो चुनाव आयोग एक चैलेंज भी कर दिया था और उस चैलेंज को स्वीकार कोई किया नहीं। तो वास्तव में बात क्या है, आप भी ईवीएम बनवा सकते हैं। मान के चलिए आप ईवीएम भेजिए, आप जो है ईवीएम गए, ईवीएम कोई भी कंपनी गए, इनके अलावा भी और भी बहुत सारी कंपनी बनाती है ईवीएम, आप गए, आप उनको बोले कि नहीं हमको ईवीएम का डिजाइन करके दीजिए, मुझे ईवीएम चाहिए, मुझे वोटिंग कराना है, इलेक्शन कराना अपने स्कूल में, कॉलेज में। आप उनको जैसा बोलेंगे वैसा बना देगा। आप उनको बोलेंगे कंप्यूटर डिवाइस से रिलेटेड होना चाहिए वो, आप उनको बोलेंगे कि इंटरनेट से रिलेटेड होना चाहिए, तो आप बोलेंगे नहीं ये इलेक्ट्रॉनिकल सिर्फ हो, किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल, इंटरनेट, ब्लूटूथ या कोई भी कंप्यूटर डिवाइस इसमें एक्टिवेट ना रहे, सिर्फ ये कैलकुलेटर की भांति रहे, वो भी कर देंगे, वो तो उनकी मर्जी पर है। तो इस कारण से जो ये YouTube में आप लोग देखते हैं वो वही है, कभी कभी YouTube में दिखाया जाता है। देखिए हम जो है ईवीएम हैकिंग करके दिखाते हैं, तो इसमें संदेह करने की बात नहीं। भारत निर्वाचन आयोग का ईवीएम अलग होता है, ईवीएम आप भी जाके बनवा सकते हैं, या यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं उसका ईवीएम अलग होता है। लेकिन यहाँ यह है कि निर्वाचन आयोग का क्या ईवीएम को कोई हैकिंग करके दिखा सका है अभी तक?
तो निर्वाचन आयोग की ईवीएम को अभी तक कोई हैकिंग करके नहीं दिखा सका। जिस दिन उसको हैकिंग कर लिया जाएगा फिर जाकर के यह मामला न्यायालय में जाएगी और न्यायालय तब जैसा निर्णय दे, क्योंकि न्यायालय में यह मामला कई बार जा चुकी है। खुद बीजेपी जब विपक्ष में थी 2009 में, जब भाजपा भी हारी थी, तो वो भी ईवीएम पर सवाल उठाई थी, लेकिन भाजपा का क्या था कि वो ईवीएम पर सवाल उठाई तो इसके लिए वो कोर्ट का सहारा भी लिया, सिर्फ सवाल तक नहीं उठाया, वो कोर्ट का सहारा भी लिया। ये अलग बात है कि ईवीएम का जो है अधिनियम के रूप में प्रस्तुत करना, यानी पूरे भारत में ईवीएम से चुनाव कराने का काम कौन किए है, तो एनडीए सरकार में ही हुई है। वही इनको ईवीएम से चुनाव, सारे चुनाव ईवीएम से कराने का तैयारी किए है वही। लेकिन वो खुद जब 2009 में हारी थी तो लालकृष्ण आडवाणी हुए, सुब्रमण्यम स्वामी हुए, ये लोग कोर्ट में जाकर एक पिटीशन डाले कि क्या ईवीएम सुरक्षित है। उस समय फिर यही कांग्रेस की सरकार लिख करके दिया कि हाँ ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन अब देख सकते स्थिति पलटी हुई है। अब जब कांग्रेस खुद विपक्ष में तो ये कह रहा है कि नहीं, जो खुद अपने सरकार के दौरान कोर्ट को लिख के दिया कि ईवीएम सुरक्षित है, अब वो कह रहा है कि नहीं ईवीएम सुरक्षित नहीं, ईवीएम असुरक्षित हो सकता है, इसको हैकिंग किया जा सकता है, जो पहले बोला नहीं हो। और दूसरा एक क्या हुआ कि जो व्यक्ति जो उस समय खुद पूछ रहा था वो अब पूछने पर कह रहा है कि नहीं ये तो आप चुनाव आयोग का अब मानना कर रहे हैं। हालांकि ये पूछने का तरीका तो रियल में वर्तमान में जो विपक्ष है उनका गलत है, क्योंकि यदि आपको ये जानना भी है तो आप इसके लिए आप भी जाके अदालत में पिटीशन डाल सकते हैं, जैसे कि भाजपा विपक्ष में स्थिति डाल दी है। और जब सुप्रीम कोर्ट से ये बात होकर के आई तो पब्लिक को भी विश्वास हो जाता है और जो पिटीशन डालता है उनको भी मानना पड़ता है। इससे क्या होगा, भ्रमित राजनीति बंद हो जाएगी। लेकिन क्योंकि दोनों को ही अपना अपना वोट बैंक, एक कोर वोट बैंकिंग साधना है, तो वो कहते हैं ना राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, उनको जिंदा रखा जाता है, बस वही चीज है। अगला सवाल है, अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या है? विकल्प है 133, 333, 533, घ नंबर में है 1033, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है 1033। अब ये किस इलेक्शन में हुए थे इसका डिटेल हम अभी नहीं दे पाएंगे, मेरे माइंड में भी पूरी तरह से है नहीं इसका डिटेल। ये कभी फिर नेक्स्ट क्लास में या एक आर्टिकल बना करके इन पे ईवीएम पर जब एक आर्टिकल बनाएंगे तो उसमें इसको मेंशन कर देंगे कि ये 1033 आखिर किस चुनाव में इतने उम्मीदवार थे, फिर वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आज अभी इतना ही करते हैं। तीसरा पार्ट का 10 क्वेश्चन हो चुका है, 50 क्वेश्चन है। शाम का 10 बजे जो रात का 10 बजे क्लास है वो ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। अगर नहीं लिया जाएगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आप लोगों को क्लासरूम में ही, और लिया जाएगा तो वो ले लिया तो भी इन्फॉर्म 5 मिनट पहले होगी, नहीं लिया जाएगा तो बहुत पहले इन्फॉर्म हो जाएगी, 1 घंटा पहले ही। तो ये अब तीसरा पार्ट का 10 क्वेश्चन हो चुका है, यानी अब सेट 1 में सिर्फ 50 क्वेश्चन बचा है जो कि कल तक समाप्त हो जाएगी, कल इस टाइम तक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इनको रिवाइज कीजिए।